आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं 1857 की क्रांति, जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लड़कों के लिए तो ये लास्ट वीक है जिनका पेपर है अब अगले हफ्ते, हरियाणा पुलिस का। इस सैटरडे है ना, 2 शिफ्ट सैटरडे 2 संडे, लास्ट हफ्ता है अपना। जी जान जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलता। लड़कियों के पास तो भी टाइम है, सितंबर में है ना लड़कियों का पेपर। हाँ, एक महीना और है। कोई नहीं, देखो जो बिल्कुल अब जागे हैं उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना। ये सिलेक्शन होगा जो कम से कम 1 साल से मिनिमम मेहनत लगातार कर रहे थे, क्योंकि साल में तो चीजें समझ में आती हैं। 2 महीने 4 महीने पढ़ के आज तक कोई नौकरी नहीं लगा, और सारा खेल मेहनत का है। तो जिसने साल भर 1.5 साल भर से पढ़ाई, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ रहा था ना, उसका सिलेक्शन होगा। अब लॉकडाउन के बीच में जो तफरी मारने आ गया, या अब सोच के कि चलो खुल गया सेंटर, ये 2020 जिसने मेहनत कर रखी है और 2021 अब तक ये रिजल्ट लेके आएंगे। ये तो रिवीजन चल रहा है। एक रिवीजन से फायदा ये होता है, चीजें दिमाग में दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं, आसान लगती हैं। अदरवाइज ये पढ़ाई तो पहले करने की थी। कोई नहीं, जितने लोग, भाई कुछ लोग नए भी जुड़े, कुछ लोगों ने सोचा ही अब, तो उनको भी कुछ ना कुछ कि भाई अगली बार तक के लिए संभल जाए। तो सिलेबस को यहाँ से बहुत सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट करा दी। 57 की क्रांति से पिछले कई हफ्तों देखा पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं। अब सामने 10-15 मिनट सुन लो कहानी, फिर तुम्हें बहुत आसान लगेगी। 57 की क्रांति से पहले आपका हरियाणा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत बढ़िया क्या मिलता था, टैक्स। और 57 की क्रांति तक हरियाणा अगर देखें तो बहुत बड़ी आबादी कोई नहीं थी यहाँ। कहते हैं 36-37 लाख के आसपास यहाँ टोटल आबादी थी। आज जिसको आप लगभग 3 करोड़ कह रहे हैं, ये 36 लाख थी। और यहाँ रियासतें हुआ करती थी, उन्हीं 2 नदियों के बीच में बहुत सारी छुटपुट रियासतों में, जैसे पटौदी सुना है आपने, मेवात के आसपास सुना है, झज्जर के आसपास सुना, रोहतक, ये हिसार, ये सब रियासतें थी। ये सारा इलाका मेनली कृषि प्रधान था। तब कोई इंडस्ट्री तो खास हुआ नहीं करती थी, तो कृषि प्रधान था, और कृषि से ही टैक्स निकलता था। और ये टैक्स क्योंकि दिल्ली के आसपास बैठी थी BEIC पूरे इलाके पे कब्जा करके, तो आपका टैक्स भी वही कलेक्ट करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम तक 57 की क्रांति से पहले तक इनके लिए यूपी और हरियाणा एक ही बेल्ट थी। और इन्होंने 1803 में सुरजी अंजन गांव में आपको यूपी, यानी उस टाइम का अगर कहें तो वेस्टर्न इलाका है ना, वेस्टर्न प्रोविंस जिसको कहते हैं, इसका हिस्सा बना दिए। 57 की क्रांति आपके यहाँ भड़की, और आपके यहाँ एक इलाका आज भी आप जानते हैं, अंबाला में कैंट इलाका, पहले करनाल में था, बाद में शिफ्ट हो गया था ना 1805-06 में, तो यहाँ था नीचे करनाल में, फिर ये 1843 में यहाँ चला गया। यहाँ और यूपी में इसका असर दिखा, और यूपी के मेरठ से और आपके अंबाला से एक क्रांति की शुरुआत करनी थी। लेकिन आपके अंबाला की क्रांति की शुरुआत पहले ही बता दी एक आदमी ने, जिसका नाम था श्याम सिंह। इसने पहले ही बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम प्लानिंग कर रहा है पूरा ये हरियाणा, और इसीलिए आपकी जो क्रांति स्टार्ट होनी थी वो हो नहीं पाई। छुटपुट घटनाएं आपके यहाँ घटी, जिनमें आपकी 2 इन्फेंट्री जैसे एक एरिया की छोटी सी टुकड़ी को नाम दे देते हैं, तो आपकी 60वीं थी एक तो बटालियन, और एक 5वीं। इन दोनों ने कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही, और यूपी की तरफ ये काम पहले हो गया। होना आपके यहाँ था, लेकिन हो गया मेरठ में वहां के हेड को मार के, और यहाँ से 300 लोगों की एक टुकड़ी दिल्ली कूच कर गई। और 300 सैनिकों की ये टुकड़ी दिल्ली जब जाके मिली, तो इन्होंने कहा बहादुर शाह जफर हमारे पूरे इंडिया के क्रांति के हेड हैं। और इस तरह बहादुर शाह जफर ना चाहते हुए भी इस क्रांति के मुखिया बन गए। आपके यहाँ से भी धीरे धीरे शुरुआत हो गई, दिल्ली में इकट्ठा होना है, भाई अपने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ काम करना है। और उसी सीरीज में छुटपुट जगह पे आपके यहाँ भी अंग्रेजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे दिल्ली में एक इलाका पड़ता है बिजवासन, आज भी ये एज इट इज है बिजवासन, यहाँ पे जाट बाहुल्य है आज भी। और बिजवासन में एक टुकड़ी अंग्रेजों की जा रही थी, इसका सामना हुआ हरियाणा के लोगों से। तो यहाँ हम लोगों ने अंग्रेजों को ये फील हुआ कि हाँ, अगर हरियाणा वाले इकट्ठे नहीं कर पाए हम लोग अपने खिलाफ, तो फिर ये दिक्कत में आएगी बात, क्योंकि यूपी में भड़क चुकी थी वो आग, और बिजवासन में इस बात को
यहाँ के लोगों की जो टुकड़ी थी, सैनिकों की और आम जनता की, इसने ये दिखा लिया कि यहाँ पे इनका लंबे टाइम तक टिकना मुश्किल है। और यहाँ बिजवासन में लड़ाई के बाद भागना पड़ा था इसको, जो ये मेन हेड था यूपी की तरफ। तो आपके यहाँ पे लोग एंटी हो गए, और इस एंटी होते होते में सारी बेल्ट की अगर मैं बात करूं मेन में, तो आप देख लो अंबाला में ये दिखी, फिर ये दिल्ली के आसपास दिखी, यहाँ ये रोहतक में, हिसार में, और यहाँ ये झज्जर में, पटौदी में, गुड़गांव में, मेवात में, इस तरह पानीपत में, थानेसर में, हर जगह लोग इनका विरोध करने लगे और बड़े पैमाने पे करने लगे। और इसी कारण से धीरे धीरे अंग्रेजों को ये फील हुआ, PEIC को, कि इस क्रांति को अगर हमने जल्दी ही हरियाणा में कंट्रोल नहीं किया तो जो GT रोड था ना पुराने टाइम में, GT रोड कनेक्टिविटी का साधन तो था ही, आज भी है, तब भी था। ये GT रोड आप ये मानो पंजाब को जोड़ रहा था दिल्ली से, तो यही तो रूट पकड़ना पड़ता था। आप इसके एंटी हो गए तो आपका तो पूरा आधिपत्य इस GT रोड पे है ना, इस बेल्ट पे। अगर आप एंटी हो गए, पंजाब और दिल्ली में जो अंग्रेज थे ये एक थे, पंजाब एंटी था। 57 की क्रांति में आपके साथ पंजाब नहीं खड़ा था। पंजाब की रियासतों में कुछ तो हम पढ़ते भी तो हैं, नाभा है, पटियाला है, ये सब एंटी थे। और आपके यहाँ की ऊपर की बेल्ट, वो जो पतली सी बेल्ट नहीं है जीन, ये भी एंटी थी। ये हमारे साथ नहीं थी, ये अंग्रेजों के साथ थी। तो जब हमारे यहाँ के लोगों ने इस GT रोड पे कब्जा करने की कोशिश की, तो इन लोगों को जो दिल्ली बाद में जीत गए थे 3-4 महीने के बाद, PEIC, इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने जगह जगह इनको परेशान किया, और परेशानी के कारण ही इन्होंने टारगेट बना लिया कि इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना है। और फिर यहाँ कई बड़े बड़े नाम, जैसे एक हडसन नाम का आदमी पढ़ेंगे हम, एक इसमें फोर्ड नाम का आदमी पढ़ेंगे, एक इसमें ये था ना जनरल कोर्टलैंड भी था, हाँ, एक ये था ईडन कोर्टलैंड, एक ईडन पढ़ेंगे, एक शावर्स पढ़ेंगे, कहीं कहीं शावस भी लिखा है, वो यही है। हडसन जो है ये रोहतक में आपकी बेल्ट को खत्म कर देगा, सारे जितने क्रांतिकारी थे। फोर्ड गुरुग्राम में काम करेगा, हरियाणा के लोगों को खत्म कर देगा। कोर्टलैंड आपका हिसार में एक्टिव है। ये आपके यहाँ का नहीं है, ये जयपुर का है। जयपुर का एक आदमी कई हजार सैनिकों को लेके चला आपके यहाँ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके सैनिकों में ज्यादातर राजपूत थे, और गुर्जर प्रतिहार राजपूत कभी हरियाणा पे राज कर चुके थे। यहाँ आते ही इसकी सेना इसके खिलाफ हो गई, और किसके साथ मिल गई? हरियाणा। तो इस तरह से ईडन को नुकसान हुआ। शावर्स लास्ट में आएगा, और शावर्स आपके सारे बड़े बड़े आदमियों का खात्मा करेगा। शावर्स ही वो आदमी है जो नाहर सिंह को पकड़ लेगा, दिल्ली पहुंचा देगा। और आपके यहाँ एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी थे जिनके नाम पे आप शहीदी दिवस मनाते हो, जिनका नाम है राव तुलाराम। ये भी शावर्स के आने पे रेवाड़ी छोड़ देंगे, और रेवाड़ी छोड़ के ये पहले जाएंगे यूपी की तरफ, और फिर ये जाएंगे तात्या टोपे से मिलेंगे। तात्या टोपे वाला किला याद है तुम्हें? हाँ, तो ये तात्या टोपे एक वीर सेनापति है नाना साहब का। झांसी जाएंगे यहाँ से पहले ये तुलाराम जी, और झांसी जाके तात्या टोपे, क्योंकि वो भी सेनापति, ये भी सैनिक बड़े, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। और तात्या टोपे कहेंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 57 की क्रांति का बहुत बड़ा चेहरा। लेकिन बाद में तात्या टोपे पकड़े जाएंगे, इनको फांसी हो जाएगी, और फिर यहाँ से राव तुलाराम झांसी कालपी से, जहाँ लक्ष्मीबाई भी थी, यहाँ से होते हुए इनको भागना पड़ेगा अफगानिस्तान। ये ईरान रूस की मदद लेने के लिए अफगानिस्तान चले गए, और अफगानिस्तान ईरान के रास्ते इनको, मतलब आगे बढ़ना था ईरान, लेकिन अफगानिस्तान में ही फिर बाद में ये रुक गए। इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और एक छोटी सी एज में 38 साल में, कहते हैं इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया पूरे शरीर में कि इनकी डेथ हो गई। बहुत यंग एज, 38 कोई उम्र नहीं होती, तो आप ये लगा लो 38 साल में ये आदमी मारा भी गया, जबकि बहुत बड़ा लीडर। मारा तो क्या गया, वो तो नेचुरल डेथ थी। इन्होंने हरियाणा के लिए बहुत काम किया, और अगर चीटिंग ना हुई होती, कई इनके सैनिक भी बाद में जाके अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, तो हो सकता है ये हरियाणा को अकेले भी मैनेज कर लेते। लेकिन राव तुलाराम कुछ सालों बाद, शहीदी दिवस इनकी याद में तुम मना रहे हो 23 सितंबर को, 23 सितंबर 1863 में इनकी डेथ हो गई थी काबुल में। और तब से फिर हरियाणा ने कह दिया भाई हमारी शहादत दिवस या शहीदी दिवस मनेगा। तो ये बहुत बड़ा चेहरा। नाहर सिंह जो मैंने भी पीछे नाम लिखा था, शावर्स ने जिसको पकड़ा, घुड़साल में कैद किया, फिर दिल्ली फांसी हो गई। राजपूतों ने कोशिश की, लेकिन बाद में ईडन जो है
वो फाइनली अंग्रेजों की विजय हुई। ऐसे ही कोर्टलैंड है, फोर्ड है, हडसन है, कभी हारे कभी जीते, फाइनली ये सब जीत गए। और इस तरह आपका हरियाणा, ये खुद लिखा है, एक अंग्रेज ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा और कहा कि हम हार जाते हरियाणा में, इस इलाके में, अगर यहाँ के कुछ लोग अंग्रेजों का साथ न देते। यानी कुछ लोग किसके प्रति वफादार निकले? BIC। और हमारे लिए क्या साबित हुए? ये गद्दार। जब ये सैनिक विद्रोह करके भागते थे ना, भाई कहीं जाके छिप जाएं, तो उस टाइम में मुखबिरी कर देते थे आपके हरियाणा के ही लोग कि फला गांव में वहां ये छिपके बैठा हुआ है। आबादी थोड़ी 36 लाख आबादी थी, तो ये फटाफट पकड़े जाते। इन गद्दारों के कारण 1857 की क्रांति विफल रही। हमारी कुछ रियासतें भी तो गड़बड़ में थी। हमारे यहाँ जहाँ कुछ लोग अच्छे थे वहां कुछ लोग गद्दार भी थे। ये पटियाला के इलाके के लोग, नाभा के, जींद के, आपके मेवात में भी कुछ एंटी लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और इसीलिए महज 4 महीने में दिल्ली आपके हाथ से निकल गई। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो राव तुलाराम जी है ना, ये बहुत ही अच्छे आदमी थे और इन्होंने कहते हैं उस टाइम पर, तब तो महंगाई कितनी ज्यादा, आप देखो आज पैसे की वैल्यू नहीं है, लेकिन तब 45,000 रुपए इकट्ठे करके, तब बहुत बड़ी बात थी 45,000, और कहते हैं 2,000 बोरी गेहूं, ये सब इकट्ठा करके इन्होंने दिल्ली पहुंचाया था ताकि बहादुर शाह जफर की सेना को दिक्कत ना आए। हथियारों की सप्लाई की थी, यानी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हरियाणा के अच्छे लीडर्स ने कि दिल्ली इनके चंगुल से बची रहे। पर महज 4 महीने के अंदर दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में थी। ये सब घटनाएं जो बता रही हूँ, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त की हैं। सितंबर में दिल्ली किसके हाथ वापस से आ गई? अंग्रेजों के। और जैसे ही दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में आई तो सबकी समझ में आ गया कि अगर दिल्ली चली गई तो अब ये कानपुर, ये हरियाणा, ये कोई मैटर नहीं करते। और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ हमारे यहाँ के लोग भी गद्दार थे और कुछ अंदर से मन भी टूटा, क्योंकि बड़े बड़े लोग पकड़े गए और इनको सरेआम फांसी दी गई, बिल्कुल खुले आम। दिल्ली में एक, हाँ, चांदनी चौक, जहाँ पे फेमस जगह है चांदनी चौक, लाल किले के सामने, यहाँ खुलेआम फांसी। और इसके अलावा हरियाणा में भी जनता को बहुत एक्सप्लॉइट किया इन अंग्रेजों ने। कहते हैं ये GT रोड पे जो लिबासपुर गांव नहीं है, अभी भी आप कभी घूमने जाओ तो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे देवीलाल पार्क है ना, बड़ा सा देवीलाल पार्क है GT रोड पर, बिल्कुल यही सोनीपत में ही निकलते ही आपको बाहर मिलेगा। इस देवीलाल पार्क में कभी घूमने जाओ तो देखना वहां एक पत्थर है, उस पत्थर, बड़ा सा भारी भरकम सा पत्थर, उसपे कहीं कहीं चकते हैं लाल लाल, साइड में लिखा हुआ है पूरी कहानी कि 57 की क्रांति में यहाँ के गांव के लोगों ने जो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और अपने हिंदुस्तानियों का साथ दिया, तो गांव के लोगों को परेशान करने के लिए बाद में अंग्रेजों ने लिबासपुर गांव पे अटैक किया, यहाँ के लोगों को लूटा, औरतों के गहने तक भी ले गए और यहाँ के आदमियों को रोड रोलर पत्थर होते थे भारी भारी, लिटा के नीचे और उनके ऊपर से वो निकाला, सब मर गए थे। उसमें एक आधे का नाम भी लिखा हुआ है कि इस गांव के ही आदमी थे। आप ये देखो 57 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों से भी पंगे मोल ले रखे हैं। वो अलग बात है कि इंडियन हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है, आप कभी घूमने जाओ तो पढ़ना, वहां आज भी स्पष्ट लिखा और वो पत्थर आज भी खड़ा है जिससे कि उन लोगों को मारा गया था। ऐसे कई गांव हैं जहाँ कोई राजा नहीं था लेकिन उन्होंने खुलेआम चुनौती दी। ऐसे ही आपको थानेसर का इलाका मिलेगा और ये जो कुरुक्षेत्र के नीचे की बेल्ट है ना, पानीपत तक की, यहाँ भी कोई नहीं था, जनता एंटी थी, बस जनता विरोध में थी। अंग्रेज आते उन्हें पीटते थे, उनको मारते भगाते, टैक्स नहीं देते थे। 57 की क्रांति बहुत अच्छी होती अगर कुछ गद्दार न होते, लेकिन फाइनली कहा जाएगा कि 57 की क्रांति हरियाणा में विफल रही। विफलता का सबसे बड़ा कारण हमारे पास कोई बहुत ताकतवर नेता नहीं था, हमारे पास उनकी तरीके के हथियार नहीं थे, हम लोगों के पास यूनिटी नहीं थी। सबसे बड़ी बात होती है यूनिटी। आपके एरिया में ही गद्दार भरे पड़े थे तो जीतना बड़ा मुश्किल था। अब किताब उठाओ, जिस जिसके नाम आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, इनको अच्छे ढंग से याद करना। अभी हाल के पेपरों में 57 की क्रांति खूब आई है, पेज 57 पे आ जाओ। आधुनिक इतिहास, 57 की क्रांति और हरियाणा राज्य। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? उस किताब में ये बहुत डिटेल से बताई गई हैं सारी बातें, बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कैसे किस गांव में क्या हुआ। 57 की क्रांति, 1857 की महान क्रांति और हरियाणा। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होने से पहले, मेरठ का उस टाइम कोतवाल था राव कृष्ण गोपाल, लिख लो यहाँ, मेरठ का कोतवाल। तब हम और मेरठ एक ही तो था, हम यूपी थे उस टाइम पर। इसका कोतवाल लिख लो, राव कृष्ण गोपाल, राव कृष्ण गोपाल, भगवान कृष्ण के ही नाम है दोनों। राव कृष्ण गोपाल कोतवाल था ये मेरठ का।
होने से पहले अंबाला की 60वीं देशी पलटन ने बगावत कर दी। तो अंबाला की 2 पलटन, एक 5वीं और एक 60वीं, ये लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, अंग्रेज ताकतवर है। इसी दिन दोपहर में अंबाला की 5वीं पलटन ने भी विद्रोह किया। टिक कर लो, 60वीं और 5वीं हमारी पलटन है। अंग्रेजी पलटन ने इन दोनों विद्रोहों का अंबाला में विद्रोहाग्नि मतलब विद्रोह की अग्नि फूटने से पहले ही दमन कर दिया। तो कहाँ शुरू होनी थी क्रांति? अंबाला। लेकिन पहले कौन कौन सी पलटनों ने? 60वीं और 5वीं। नेक्स्ट पढ़ना, 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की ज्वाला, ये टिक कर लो, 13 मई 57 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई। लेकिन क्या अंबाला क्रांति में शामिल हो पाया? नहीं, अंग्रेज पहले से एक्टिव थे। विद्रोही सैनिकों का मुकाबला गुड़गांव के तत्कालीन कलेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने 5-6 नाम लिखे थे ना, विलियम फोर्ड, कहाँ का था ये? हाँ देखो, ये लिखा था गुड़गांव के आसपास विलियम फोर्ड था। इसका मुकाबला होगा बिजवासन में, ये टिक कर लो। 13 मई को अंबाला कैंट तक गुड़गांव के तत्कालीन कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुआ। फोर्ड अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ना एक बार, इसी तरफ सेकेंड लास्ट। दिल्ली के 300 सैनिक 13 मई 1857 को गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए गए। विलियम फोर्ड ने बिजवासन नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को रोकना चाहा, पर वह असफल रहा। विलियम फोर्ड गुड़गांव छोड़कर भोंडसी, जो अपनी जेल है ना, हमने पढ़ी हुई, वही गुड़गांव, ये गुड़गांव है, और पलवल से होता हुआ लिख लो मथुरा भाग गया। मथुरा पहले कर दिया उस टाइपिस्ट ने, मथुरा बाद में भागा था। तो ये विलियम फोर्ड कहाँ के इलाके में एक्टिव था? गुड़गांव। जब हमारी एक सैनिक टुकड़ी जा रही थी दिल्ली इनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरठ से दिल्ली आ गए थे ना वो लोग, तो इस विलियम फोर्ड ने कहाँ रोकने की कोशिश की? गुड़गांव के, हरियाणा के इलाके में नहीं पड़ता, दिल्ली में पड़ता है बिजवासन, तब गुड़गांव की बेल्ट थी। फिर विलियम फोर्ड का जब उनसे सामना हुआ तो उन्होंने विलियम फोर्ड को मारा, पीटा, भगा दिया। कहाँ से भागा? पलवल, और फिर मथुरा निकल गया। ये वही पॉइंट थे दोनों। अब वापस ऊपर आ जाओ, विलियम फोर्ड समझ में आ गया कहाँ की बेल्ट में है? गुड़गांव। और कौन लड़ेंगे इससे? दिल्ली की तरफ जाते हुए सैनिक, 300 सैनिकों का एक जत्था मेरठ से दिल्ली आया। आपके यहाँ से सैनिक जा रहे थे, लेकिन बीच में किसने रोकने की कोशिश की? क्या नाम है इसका? विलियम फोर्ड ने। फिर बिजवासन में इनकी लड़ाई हुई और ये कहाँ भाग गया? मेरठ, यूपी की तरफ। आगे पढ़ेंगे। जून 1857 को, ये मई की घटना थी, अगले महीने ऊधा नामक गांव पड़ता है हिसार में, ऊधा हिसार में नवाब नूर मोहम्मद खान और अंग्रेजों में झड़प हुई। नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। एक खास बात नोटिस करने की है कि नवाब मतलब ये आदमी किस धर्म का होगा? इस्लाम। लेकिन देखो ये आपके साथ खड़ा है। इस टाइम तक ना 57 तक ये अंग्रेजों के करा धरा है सारा हिंदू मुस्लिम के पंगेबाजी। मुसलमान और हिंदू पहले इतने आपस में बुरे नहीं थे जितने इन्होंने बना दिए। 57 की क्रांति में हिंदू भी लड़ते नजर आ रहे हैं और मुसलमान, गांव के गांव साथ दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम एंटी थे, ये एंटी अंग्रेजों के कारण है। फूट डालो राज करो की नीति इनकी थी। आपके यहाँ बेशक पुराना टाइम सारा हिंदू का, सिख का और इन सब का था, मिडिल में इस्लाम आया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं थे जैसी पिक्चर आज है। ये सब जो इतनी कड़वाहट और जहर भरा, ये इस क्रांति के बाद वो जो नीति थी ना, फूट डालो राज करो। नहीं तो आप खुद सोचो, ये जो आदमी है जिनका नाम पढ़ रहा, नवाब कई आदमी पढ़ोगे तुम, ये सब मुसलमान ही तो हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये टिक कर लो, नवाब, क्या नाम है इस आदमी का? नूर मोहम्मद, हिसार। और अंग्रेजों में झड़प हुई, नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो ऊधा गांव में एक नवाब यानी मुस्लिम भी लड़ा अंग्रेजों से। नेक्स्ट 3, ये बड़े काम के हैं, इसको बोर्ड पे समझ लो पहले। 3 SHH, ये है सिरसा, हिसार और हांसी। यहाँ पे ना जैसे पूरी फौज होती है, फौज के अलग अलग ऐसे सर्कल्स होते हैं। जो सबसे अंदर होती है सबसे इंपॉर्टेंट फौज होती है, इसके बाहर वाली ये सबसे कम, इसको बोलते हैं लाइट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जब मरने की बात आती है ना, जैसे कोई अटैक करना है, तो ये हमेशा आगे चलते हैं ताकि अगर नुकसान हो तो मेन फौज को ना हो। सब बराबर नहीं होते, जो बहुत तेज और धुरंधर होते हैं सेफ्टी के लिए उनको पहले अंदर रखा जाता है जब तक कि ये आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जब आगे बढ़ जाते हैं फिर ये हट जाते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो लाइट इन्फेंट्री में आपकी 3 इलाके हैं, एक सिरसा, एक हिसार और एक हांसी। ये बगावत करेंगे, लाइट इन्फेंट्री के आदमी तीनों जगह पे बगावत करेंगे कि हम अंग्रेजों की नहीं सुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है लाइट इन्फेंट्री वाला। हांसी, हिसार और सिरसा में स्थित
लाइट इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। तो कौन सी 3 लाइट इन्फेंट्री उतर आई? SHH, सिरसा, हांसी, हिसार। कौन सी 2 बटालियन ऊपर थी? 5वीं और 60वीं। अभी नवाब भी उतर आया था, कहां पर? हिसार के आसपास। आगे टिक करना। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए जुलाई 57 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अभी हमने 4-5 याद किए थे ना, कौन कहाँ था। देखो, कोर्टलैंड कहाँ था? हिसार। और वो बिजवासन में कौन लड़ा था? फोर्ड। फिर भाग कहाँ गया था? यूपी की तरफ। हडसन कहाँ आएगा? रोहतक। ये लेटर स्टेज में आएगा। अगला टिक करना। तो कोर्टलैंड में, हिसार में 57 की क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह शहीद हुए। नाहर सिंह का किला कहाँ है? फरीदाबाद। बल्लभगढ़ का शेर कहलाते थे ये भी। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट थे मेजर ईडन। देखो मैंने लिखा था ये ईडन, ये हरियाणा में आया। इसकी सेना में कौन लोग ज्यादा थे? राजपूत। यहाँ आके सेना पलट गई और क्या बोली? हम किसकी तरफ? हरियाणा की तरफ। ये टिक कर लो। जयपुर के अंग्रेज रेजिडेंट थे मेजर ईडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना और तावड़ू के संघर्ष में उसे हारना पड़ा। इसकी हार का कारण क्या था? इसकी सेना बदल गई यहाँ आने के बाद। ये आया था मेवात के इलाके को कुचलने के लिए। अगला टिक करना। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना हडसन के नेतृत्व में भेजी। अंबाला से क्यों आई होगी? कॉमन सेंस लगाओ। क्योंकि अंबाला में क्रांति नहीं भड़क पाई थी, भड़कनी थी ना। अंबाला कंट्रोल में था, तो अंबाला से कहां भेज दिए? रोहतक। कोर्टलैंड कहां गया? फोर्ड कहां गया? फिर कहां भागा वो? और कोर्टलैंड कहां आया? हिसार। कहां का वो रेजिडेंट था अपनी सेना लेके मेवातियों के लिए आया? ईडन। कहां का था? जयपुर का। लेकिन राजपूत थे उसकी सेना में ज्यादा। ये 4-5 इलाके हैं, बार बार आते हैं, इनको याद रखना। तो रोहतक में हडसन के नेतृत्व में भेजी। हडसन ने रोहतक को जींद के अधीन कर दिया। क्यों जींद के अधीन? क्यों? क्योंकि जींद 57 की क्रांति में अंग्रेजों का चेला बना हुआ था, जींद की रियासत। तो कह दिया तू ही संभाल, क्रांति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पढ़ना। 57 की क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्लभगढ़ के अंतिम शासक नाहर सिंह, पटौदी रियासत के अकबर अली और 2 अहीर भाई नारनौल रेवाड़ी के राव तुलाराम और गोपाल देव। राव तुलाराम जी किसकी सेना में भी गए थे? तात्या टोपे, जिसने कौन सा किला बना रखा था हमारे यहाँ? महेंद्रगढ़ का किला। लेकिन बाद में कहाँ जाना पड़ा जब उस तात्या को फांसी हो गई? अफगानिस्तान। जहाँ इनकी कहाँ डेथ हुई? काबुल में 1863 में 23 सितंबर को। यहाँ राव तुलाराम के पास लिख लो, तात्या टोपे की सेना में शामिल। इस 57 की क्रांति के बाद की घटना है जब उनको जाना पड़ा। कंडीशंस ऐसी हो गई कि मार दिए जाएंगे तो मरने से बेहतर बच के दोबारा सेना खड़ी करें, वो अच्छा था, इसलिए ये चले गए। तात्या टोपे कालपी गए थे। यहाँ झांसी की रानी भी तो कालपी नहीं पहुंची थी, वहीं गए थे ये भी। तो ये 2 भाई थे, राव तुलाराम और गोपाल देव, ये अहीर इलाके के थे। अगला टिक करना। राव तुलाराम की स्मृति में 23 सितंबर 1857 नहीं है, इनकी डेथ हुई 1863 में। लिख लो यहाँ 1863, डेथ 63 में हुई है। को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ इनकी डेथ हुई है? हाँ, लिख लो, काबुल, अफगानिस्तान। 38 साल की छोटी सी एज में एक्सपायर हो गए। ये इन्फेक्शन था जिस कारण फिर उस टाइम उतने बढ़िया डॉक्टर्स मिले नहीं, इनकी डेथ हो गई। आगे पढ़ना। दिल्ली के 300 सैनिक 13 मई 57 को गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए गए। विलियम फोर्ड ने बिजवासन नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को रोकना चाहा। ये मुंह पर पढ़ के आए थे ना, पर असफल रहे। फिर फोर्ड गुड़गांव को छोड़ के पलवल होता हुआ और कहाँ भाग गया? मथुरा। अगले सेकेंड हाफ में ऊपर देखो। जून के बीच में जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर WF ईडन, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, ईडन। इसकी सेना क्या करेगी? हमारा साथ देगी। ये टिक कर लो। जयपुर के रेजिडेंट थे ये, एजेंट कह लो, ईडन के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुड़गांव के विद्रोह को दबाने के लिए आई। गुड़गांव के लिए ये क्यों आना पड़ा इसको? क्योंकि कौन नाकामयाब रहा? फोर्ड। जब ये 300 सैनिक मेरठ से भागे थे, भाई मेरठ से कहाँ आए? दिल्ली। दिल्ली से फिर ये कहाँ आ रहे थे? गुड़गांव। बीच में किससे झड़प हुई? फोर्ड। लेकिन फोर्ड को इन्होंने भगा दिया। फोर्ड कहाँ भाग गया? मथुरा। अब गुड़गांव को संभालने के लिए किसको भेजा जाएगा? ईडन को।
और ईडन जयपुर से अपने राजपूत सैनिकों की टोली लेके गुड़गांव पे आएगा, लेकिन यहाँ आके पासा पलट जाएगा। ये टिक कर लो। तो गुड़गांव के विद्रोह को दबाने के लिए, गुड़गांव का विद्रोह क्यों दबाना था? क्योंकि कौन भाग गया? फोर्ड। यहाँ लिख लो, विलियम फोर्ड भाग गया था। ये कारण था कि उसको आना पड़ा, वरना फोर्ड अकेला कर लेता इस काम को। विलियम फोर्ड भाग गया, इस कारण फिर इसको आना पड़ा। चलो इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ना। 57 की क्रांति के दौरान WF ईडन, ये टिक कर लो, ईडन के बहुत से राजपूत सैनिक देशभक्त बन गए और एक ऊंचे अधिकारी ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में खुले विद्रोह के लिए तैयार हो गए। यानी रातों रात सेना किसकी तरफ चल पड़ी? हरियाणा के लोगों की तरफ। आई किसके पीछे थी? ईडन कहां से आया? जयपुर से। क्यों आया? क्योंकि गुड़गांव का फोर्ड भाग गया। फोर्ड कहां लड़ा था? बिजवासन। फिर कहां भागा? यूपी की तरफ। अगला पॉइंट देखो, एक रात मेजर ईडन पर एक घातक किंतु असफल आक्रमण भी हुआ। मारने के लिए किया पर मरा नहीं था, यानी गुड़गांव में दोनों असफल रह गए। कौन कौन? फोर्ड भी और ईडन भी। आगे पढ़ना। रोहतक जिले में भी मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की आग भड़क उठी। अंडरलाइन कर लो, रोहतक जिले में क्रांति का श्री गणेश साहसी रांगड़ों ने किया। तो रोहतक में किसने संभाला? रांगड़। मुसलमान कहते हैं कुछ लोग, जो हिंदुओं से मुसलमान बने, वो कम्युनिटी थी। रोहतक की क्रांति पर काबू पाने के लिए मई 1857 को अंग्रेजों ने अंबाला की 60वीं भारतीय स्थल सेना को भेजा, लेकिन इस सेना ने विद्रोह दबाने की बजाय 10 जून 57 को स्वयं खुला विद्रोह कर दिया। रोहतक की क्रांति को दबाने के लिए कौन सी आई? 60वीं। अंबाला की 2 डिवीजन एंटी हुई थी ना, 5वीं और 60वीं। यहाँ आके उन्होंने खुद ही विद्रोह कर दिया। ऐसा ही किसके साथ हुआ था? राजपूत जो आए थे ईडन के साथ, आए थे क्रांति को दबाने के लिए, लेकिन खुद ही क्रांति कर दी। और किस पे हमला किया? ईडन पे। ईडन कहाँ का है? जयपुर का रेजिडेंट है ये। तो ऐसा 2 ने किया है, 60वीं बटालियन ने भी और 5वीं ने भी। चलो आगे पढ़ेंगे। रोहतक की क्रांति 60वीं ने किया, खुद ही क्रांति कर दी। आगे पढ़ना। अंग्रेजों ने दूसरे सप्ताह में लेफ्टिनेंट हडसन, रोहतक में किसको भेजेंगे? हडसन क्या करेगा रोहतक को? जींद के साथ। जींद के साथ मिलाने का क्या फायदा हुआ? जींद हमारे खिलाफ थी, रोहतक में जो क्रांति करेगा उसको जींद ही मार देगा। अंग्रेजों की टेंशन हट गई, क्योंकि हमारे लोग ही गद्दार निकले। ये टिक कर लो। लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता रोहतक भेजा। सबसे पहले खरखौदा, जो ये सोनीपत का इलाका पड़ता है ना, खरखौदा, यहाँ पर एक सूबेदार था, विरासत लिखा है, ये बिसारत अली है, बहुत बड़ा नाम है, इसने भी बहुत काम किया। बिसारत अली खरखौदा में, खरखौदा में इसका नाम ठीक कर लो, बिसारत अली। रिसालदार था, बड़ा आदमी था ये, बिसारत अली। अली से समझ जाओ ये भी मुस्लिम है। देख लो, मुस्लिम बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हिंदू मुसलमान 57 की क्रांति में। तो बिसारत अली, इसका नाम ठीक कर लेना, के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना का प्रबल विरोध किया। तो जो ये कौन आ रहा था? ये हडसन। किसको दबाने के लिए? रोहतक। बीच में ये रोहतक से पहले सोनीपत से निकलेगा ना, तो सोनीपत खरखौदा में कौन मिला? बिसारत अली। ये लड़ेगा और बढ़िया वाली लड़ाई हुई इनकी। हिसार जिले में क्रांति की शुरुआत मई के तीसरे सप्ताह में हिसार, हांसी और सिरसा SHH दोबारा से लाइट इन्फेंट्री के सैनिक दस्तों ने की। तो 3 इलाके कौन कौन से? सिरसा, हिसार, हांसी, यहाँ के दस्ते। रोहतक को किसके साथ मिला देंगे? रोहतक में कौन आएगा? ये हडसन। हडसन आएगा तो उसको पहले खरखौदा में किससे निपटना पड़ेगा? बिसारत। ऐसे ही फोर्ड कहाँ गया था? गुड़गांव के विद्रोह को दबाने के लिए। बिजवासन ने किससे लड़ा? वो हरियाणा के सैनिकों की टुकड़ी। लेकिन फिर कहाँ भागना पड़ा? फिर जयपुर से किसको बुलाया? ईडन। ईडन की सेना में कौन थे? राजपूत। इसलिए ये हरियाणा के फेवर में रहा। ये सब अब कुछ चीजें हमारे फेवर में, कुछ नेगेटिव में। नेक्स्ट चेक करना। हिसार जिले में क्रांतिकारियों का नेतृत्व भट्टू के सहायक पेट्रोल अधिकारी थे शहजादा मोहम्मद आजिम। टिक कर लो, ये भट्टू के शहजादा नाम से तुम पकड़ते चलो, ये आधे मुसलमान लड़ रहे हैं बराबरी पर। शहजादा मोहम्मद आजिम, यही आजम भी है, मोहम्मद आजम यही आदमी है, या शहजादा आजम कह दे। हिसार में विद्रोहियों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल, अंडरलाइन कर लो, कोर्टलैंड के नेतृत्व में भेजी। हिसार, कोर्टलैंड। फोर्ड कहां पर था? गुड़गांव। ईडन भी कहां आया?
ईडन था जयपुर का, आया कहाँ? गुड़गांव में। कोर्टलैंड कहाँ है? हिसार में। अंबाला से कौन सी दबाने रोहतक की तरफ आई थी? वो 5वीं, लेकिन वो आके खुद ही विरोध में उतर आए। नेक्स्ट चेक करना, जून 57 को रानिया के नवाब थे नूर मोहम्मद खां। ये नाम सारे दिखा रहे हैं कि मुसलमान हैं इस इलाके में, तब भी वो सरकार के इसके DIC के खिलाफ। रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खां ने ऊधा नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। नूर मोहम्मद खां किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन लुधियाना के पास पकड़ा गया। क्यों लुधियाना के पास क्यों पकड़ा गया? क्योंकि पंजाब में चुगलखोर और गद्दार उस टाइम पे कुछ रियासतें थी जो कि सीधे कांटेक्ट में थी और बताती थी कहाँ छिपे हैं ये। अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया, तो नूर मोहम्मद खां फांसी पर लटकाया गया। कहाँ का था ये? रानिया का। अगला पढ़ना, जून 57 को अंग्रेजी सेना ने चतरावन नामक गांव पर हमला कर दिया। गांव के निवासियों ने, खुद गांव के लोगों ने अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड और उसके साले का कत्ल कर दिया। अंग्रेज अधिकारी को गांव के लोगों ने मार डाला, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या नाम इस गांव का? चितरावन। चतरावन या चितरावन एक ही है। अगला पढ़ो, जून 57 को अंग्रेजी सेना ने फिर किसी गांव पर आक्रमण किया। जुलाई 57 को कोर्टलैंड, ये टिक कर लो, कोर्टलैंड अपनी सेना के साथ कहां पहुंचा? हिसार। पानीपत और थानेसर में यमुना के किनारे पर बसे गुजरों ने, कैथल, असंध और जलमाना के जाटों ने कोल, पीपली और अमीन के रोड, ये जाति हैं, जाट रोड ये सब जातियां ही तो हैं। कुरुक्षेत्र के सैनियों ने और लाडवा के सिख और अन्य जातियों ने अंग्रेजों की व्यवस्था को अपने क्षेत्रों से संपूर्ण या पूर्णतः नष्ट कर दिया। कुछ लोगों ने अंग्रेजों को इतना खत्म कर दिया कि अंग्रेजों को लगा कि गया हरियाणा, लेकिन ये गद्दार कुछ रियासतें थी जो उनके हेल्प कर देंगी। नेक्स्ट चेक करना,